हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट के उस टॉपिक को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपको कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर को तो फॉलो कर रखे हैं, मगर हम जैसे छोटे यूट्यूबर को अगर आप फॉलो करेंगे तो हम अपनी मेहनत से आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक टीम बनाने पर आगे बढ़ाएगा, जो टीम जो है हमें और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। आइए इस वीडियो को आप देखिए और हमारी मेहनत को आप समझ सकते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर ही जाना। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में जो एजुकेशन एजुकेशन टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो एजुकेशन वर्ड है, ये एजुकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है और उस लैटिन वर्ड का नाम है एडुक्टम। एडुक्टम, और जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है टू एडुकेट। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के ऊपर। तो इसके डेफिनेशन दो साइंटिस्ट ने दिया था। पहला साइंटिस्ट है विवेकानंद, फिलोसफर भी बोल सकते हैं आप, फिलोसफर ने दिया था। पहले फिलोसफर थे विवेकानंद जी और दूसरा फिलोसफर है प्लेटो। तो हम दोनों के जो है डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। विवेकानंद के द्वारा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है पहले से जो है एक परफेक्शन प्रेजेंट होता है, पर बाय द एजुकेशन के जरिए जो है हम उसी परफेक्शन को जो है बाहर निकालते हैं। तो ये चीज जो है आपको विवेकानंद जी ने समझाया था। उसके बाद प्लेटो ने क्या बताया? प्लेटो ने बताया कि बाय एजुकेशन आई मीन दैट ट्रेनिंग विच डेवलप्स गुड मोरल इन चिल्ड्रेन, विच डेवलप्स गुड मोरल इन चिल्ड्रेन बाय गुड हैबिट। तो इन्होंने, प्लेटो ने बताया कि एजुकेशन के जरिए जो है हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं जो कि चिल्ड्रेन के अंदर गुड मोरल, मोरल का मतलब होता है हौसला, ये जो हमारे अंदर एक कैपेबिलिटीज जनरेट करता है, डेवलप करता है, और एक हैबिट जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर, उसे भी जो है डेवलप करता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम भी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो इस डेफिनेशन को समझना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो डेफिनेशन को समझने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टूल, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव मेथड्स टू इनहेंस टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो ये जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम डिजिटल टूल का यूज़ करते हैं और ऐसे इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ करते हैं जो कि टीचिंग, लर्निंग और एजुकेशनल मैनेजमेंट को इन्हेंस करता है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने नर्सिंग एजुकेशन का डेफिनेशन समझा और अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो है हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखने के बाद ये देखिए, इट इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डिजिटल रिसोर्सेज टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव एंड इफिशिएंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल भी दे दिया गया। ये क्या था? एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या था? एग्जाम्पल्स था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐसे डिजिटल रिसोर्सेज जो कि इंटरेक्टिव वे में और इफिशिएंट लर्निंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। बाकी अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अभी तक हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवाल्वेशन ऑफ द सिस्टम। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है एक डेवलपमेंटल एप्लीकेशन है जो कि, और एक इवाल्यूएशन सिस्टम भी है, और एक ऐसा टेक्निक है जो कि इम्प्रूव करता है ह्यूमन लर्निंग को। और इसका डेफिनेशन जो है शर्मा ने 2003 में दिया था, है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है एक डेवलपमेंट है। क्या है? डेवलपमेंट है, और ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लर्निंग को इम्प्रूव करने में। तो कुल मिलाकर ह्यूमन लर्निंग को सहायता देने वाला जो उपकरण है, जो टूल है, वो कहलाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हमको लर्निंग करने में जो हेल्प करेगा वैसे टूल को हम जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं इवाल्यूएशन भी करने में, मतलब हमें जो है लर्निंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी जो है हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही मदद से करते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे अप्रोचेज ऑफ
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर अप्रोचेज आ गया है, तो अप्रोचेज का मीनिंग क्या होता है, ये बार बार बच्चे पूछते हैं। तो अप्रोचेज का मतलब होता है काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, है ना, काम करने का तरीका। तो इसके अंदर जो है 3 तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्क करता है। पहला है हार्डवेयर अप्रोच, हार्डवेयर के जरिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्क करता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर अप्रोच और तीसरा है सिस्टम अप्रोच। आइए हम तीनों को बारी-बारी डिस्कस करते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। हार्डवेयर अप्रोच के अंदर हम देखेंगे कि एजुकेशन लर्निंग करने में हार्डवेयर तरीके से कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करता है हमें लर्निंग करने में। हमने पहले ही आपको बताया कि ऐसे उपकरण जो कि लर्निंग करने में हमें हेल्प करेगा। तो द हार्डवेयर अप्रोच यूटिलाइज फिजिकल टेक्नोलॉजी टूल्स टू इनहेंस एंड फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी इनहेंस करता है। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लर्निंग तक ही सीमित नहीं है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है लर्निंग तक ही सीमित नहीं है, ये जो है टीचिंग करने में भी हेल्पफुल होता है। अब हार्डवेयर वाले में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टूल्स की ऊपर बात करेंगे। फिजिकल टूल्स मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वैसे टूल्स जो है हार्डवेयर के अंदर आएगा। हार्डवेयर के अंदर आएगा जो कि फिजिकल होगा, जैसे कि कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो दैट इज द हार्डवेयर अप्रोच। जैसे कि प्रोजेक्टर, तीसरा इसका एग्जाम्पल है वो है व्हाइट बोर्ड। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हार्डवेयर अप्रोचेज के। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर अप्रोच का। अब हम सॉफ्टवेयर अप्रोच में देखेंगे, द सॉफ्टवेयर अप्रोच फोकस ऑन इंटेंजिबल लर्निंग मटेरियल सच एज डिजिटल कंटेंट, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि ऐसे मटेरियल जिसको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल रूप से हमारे इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि अगर हम बोले सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक प्रोग्राम है, तो इसके अंदर जो है प्रोग्राम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, ई बुक्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशनल गेम्स एंड ऑल ड्राइव एंड ट्यूटोरियल्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ई बुक्स का, लर्निंग मैनेजमेंट का और सिस्टम एलएमएस एजुकेशनल गेम्स का और ऑल ड्राइव एंड ट्यूटोरियल्स, ये सारा जो है इसमें आता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच में आता है। सिस्टम अप्रोच की बात करें, तीसरा जो हमारा अप्रोच है काम करने का तरीका है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जो कि हमें टीचिंग करने में और लर्निंग करने में हेल्प करता है। तो ये जो सिस्टम अप्रोच है, इसका कहने का मतलब है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि सभी तरीके से, मतलब इसमें हार्डवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलने के बाद जो टेक्नोलॉजी बनता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच, जिसके अंदर स्ट्रक्चर एजुकेशनल फ्रेमवर्क होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे, कंपोनेंट्स सिस्टम अप्रोच के। सिस्टम अप्रोच के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स। हम इनपुट्स में देखते हैं, इनपुट्स एलिमेंट कंट्रोल्ड इनटू द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट, टीचर, कैरिकुलम एंड रिसोर्सेज। इसके अंदर जो है टीचर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, कैरिकुलम आ जाता है, जो टोटल हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस प्लस ऑल एक्टिविटीज आ जाता है इसके अंदर, कैरिकुलम के अंदर, और जो हमारा सिलेबस आ गया वो आ गया। तो ये सारा बात जो है कैरिकुलम के अंदर और रिसोर्सेज, तो ये इसका इनपुट हो गया। इनपुट के बाद जो है प्रोसेस में जो है टीचिंग मेथोडोलॉजीज, कौन से मेथड से हम इसको जो है इस चीज को इस एक्टिव को हैंडल करेंगे, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज होंगी, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन कौन कौन सा इसमें रखना है, इन सारे जो है बातों को जो है प्रोसेस में करते हैं। फिर इसका आउटपुट के अंदर जो है लर्निंग आउटकम को चेक करते हैं कि जो काम हमने किया है वो हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट को भी चेक करते हैं। तो अभी तक के वीडियो में हमने क्या, अभी एक और हमारा इसमें टॉपिक रह गया, इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर इसको समराइज करेंगे। हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप के ऊपर बात करेंगे। अब किसके ऊपर बात करेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप के ऊपर बात करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप में जो है सबसे पहला स्कोप है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है इसका स्कोप है यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टीचिंग एंड मेथड्स अडेप्ट टू स्टूडेंट नीड्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो पहला स्कोप है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ही इम्प्रूव करने का है, जिसके अंदर हम टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करते हैं और स्टूडेंट के नीड्स को समझकर अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं।
फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप है बिहेवियर के अंदर, कैसे करता है, ये अप्लाई करता है साइकोलॉजी को इनहेंस करने में, टीचर स्टूडेंट को इंटरेक्शन को बेटर करने में भी जो है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का दूसरा जो पॉइंट है स्कोप में वो है बिहेवियर टेक्नोलॉजी, यानी कि बिहेवियर को भी इंप्रूव करने में जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। फिर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप है, तीसरा स्कोप है जिसके अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्क करता है, वो है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। अगर आपको टीचिंग लर्निंग मतलब टीचिंग के मेथड्स को और लर्निंग को और इफेक्टिव बनाना है तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर जो है हम एजुकेशनल टूल को इंप्रूव करते हैं। दूसरा है हमारा बिहेवियर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन को और ज़्यादा इफिशियंट बनाने के लिए हमें जो है इसके अंदर भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप है। अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट के ऊपर तो इसके अंदर जो है इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है जिसके अंदर आता है इंस्ट्रक्शनल डिवाइस। इंस्ट्रक्शनल डिवाइस का मतलब ये हुआ बहुत सारे जो हम कर रहे हैं इसके अंदर सारा चीज़ आता है, हमें जो जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो सब जो है एक ही डिवाइस के अंदर आना, सारे वीडियोस, सारे डिजिटल टूल्स अगर आपको एक ही प्रोग्राम में डालना है तो भी यहाँ पर भी जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स के। ऑडियो विजुअल एड्स में अगर आपको आप अच्छा इफिशिएंटली वर्क करना चाहते हैं, इसमें भी जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा जो है आपका इसके अंदर भी स्कोप है। अब कैसे स्कोप है ये देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आपका जो जैसे रेडियो आ गया, प्रोजेक्टर्स आ गया, एनिमेशन वीडियोस आ गया, तो ये सब कैसे बनता है, ये सारा जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर अंतर्गत ही तो आता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की नीड्स पड़ेगी। फिर है कैरिकुलम डेवलपमेंट, अगर आप कैरिकुलम को डेवलप करना चाहते हैं तो भी जो है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद इफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, अगर आपको एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है, जैसे फॉर मान लीजिए एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा सॉफ्टवेयर जो है कहीं ना कहीं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तो वर्क कर रही है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को अगर इफिशिएंटली वर्क करवाना है तो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। फिर बात आता है फीडबैक मैकेनिज्म, अगर आपको फीडबैक मैकेनिज्म को भी स्ट्रेंथ आउट करना है तो भी जो है आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। अब जैसे कि हम जो है कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के जरिए फीडबैक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई साइट पे आप लोग देखते हैं रेटिंग का, तो ये रेटिंग क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो है। तो अगर ऐसे ही रेटिंग अगर एजुकेशनल फील्ड में अगर हम लगाएं तो ये क्या हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो हो गया। रिसर्च और इनोवेशन, अगर आपको रिसर्च और इनोवेशन करना है एजुकेशन के फील्ड में तो भी आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की क्या करना पड़ेगा, नीड होकर पड़ेगा। फिर बात आता है आपका ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन आप गेन करना चाहते हैं तो भी आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की नीड्स पड़ेगी। जैसे कि आप जूम से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्काइप से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अगर ऑनलाइन ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज़ अंडर द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर एजुकेशन के दो डेफिनेशन देखे, विवेकानंद का और प्लेटो का डेफिनेशन। फिर हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देखा। फिर उसके बाद हमने अप्रोचेस देखे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। इसके अंदर 3 अप्रोचेज आता है, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। उसके बाद हम जो है स्कोप देखा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस किस क्षेत्र में इसका स्कोप है, तो हमने इसको भी कवर किया। इसके कुल आपके 10 पॉइंट थे, हमने 10 पॉइंट को डिस्कस किया। तो आइए हम समराइज करते हैं पॉइंट में। सबसे पहले जो हमने देखा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एडुकेशन। ओके, फिर जो हमने देखा है वो है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन हमने 2 फिलोसोफर का देखा है, वो है विवेकानंद जी और दूसरा जो फिलोसोफर है वो है प्लेटो। फिर उसके बाद हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के
इंट्रोडक्शन को देखा और इसके एक डेफिनेशन को देखा। अब ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन था, ये शर्मा 2003 में दी थी। तो ये दो डेफिनेशन, ये जो हमने अभी तक, उसके बाद जो है फिर हमने अप्रोचेस देखे थे, अप्रोचेस ऑफ एडुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर इसके अंदर हमने 3 सब पॉइंट पढ़े थे। पहला है हार्डवेयर अप्रोच, दूसरा हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर अप्रोच, तीसरा हमने पढ़ा था सिस्टम अप्रोच। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो है स्कोप ऑफ एडुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमने 1 to 10 पॉइंट्स डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी मेरा वीडियो आप देखें तो पेन और पेंसिल के साथ एक नोटबुक भी ले और साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये दूसरे यूनिट का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। तो आइए हम देखते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से हम क्या समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूकफील्ड, डायरेक्ट हम इसका इंट्रोडक्शन लिखें क्योंकि बहुत सारे जो हमने भी एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था वो हमने 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है, तो उसका हमने इंट्रोडक्शन भी लिखा था। पर फिलहाल हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन को जो कि ब्रूकफील्ड ने दिया था, इसमें कहा गया है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज educational approach where learner take responsibility of their own learning by choosing what, when and how to study। इसके अंदर क्या होता है कि जो लर्नर है, फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक लर्नर है और इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि वो जो है सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ लर्न करेंगे, जिसके अंदर ये खुद डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने के बाद क्या स्टडी करना है, ये भी जो है खुद ही डिसाइड करेंगे, और कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है ये भी जो है खुद ही डिसाइड करेंगे। व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू स्टडी, इसके अंदर जो है लर्नर सेल्फ जो है डिसाइड करता है, सेल्फ ही चूज करता है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है पर्पस। अब जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये ऑप्शन लर्नर्स क्यों चूज करता है, कुछ ना कुछ तो इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। तो इसका पर्पस है इंक्रीजेज इंडिपेंडेंसी, आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनना। ये जो है ऐसा करने से जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के मेथड को अपनाने से जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने में इंकरेजमेंट मिलती है। इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर आप खुद से स्टडी करोगे तो प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का स्किल है ये कहीं ना कहीं इनहेंस होता है। फिर है प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है आपको याद रहता है इस मेथड से बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी और के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आप जो है सही से जो है पढ़ नहीं पाएंगे। अगर जो है सही से पढ़ नहीं पाएंगे मतलब उसमें भी आप पढ़ लोगे, पर जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसके अंदर जो है आप सेल्फ मोटिवेशन रहेंगे, और सेल्फ मोटिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और ये जो है अपने कैपेबिलिटीज़ को जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है और कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है। फीचर्स बताता हूं इसके क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स है ऑटोनॉमी के। क्या फीचर्स है? ऑटोनॉमी। अब हम देखते हैं ऑटोनॉमी के अंदर क्या है। लर्नर हैव फ्रीडम टू डायरेक्ट देयर लर्निंग जर्नी। इसके अंदर जो है लर्नर के अंदर जो है फ्रीडम है, आज़ादी है कि कैसे आपको लर्निंग जर्नी को डायरेक्ट करना है, यानी कि क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है, इस चीज़ की आपको ऑटोनॉमी होती है, आज़ादी होती है। उसके बाद है
ऑर्गेनाइजिंग, दे ऑर्गेनाइज देयर लर्निंग एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। इसके अंदर जो है आपको ऑर्गेनाइज भी आप खुद से ही करोगे कि क्या चीज़ को पहले पढ़नी है, क्या चीज़ को बाद में पढ़नी है। सेल्फ कंट्रोल, आपका खुद पे कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, यानी कि किसी और का नहीं कि आपको आज ये यूनिट पढ़ के आना है, कल दूसरा यूनिट पढ़ के आना है। अगर आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेथड को यूज़ करोगे तो इसमें कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन भी आपका इफेक्टिव वे से इंप्रूव होगा। फिफ्थ पॉइंट है कैपेसिटी फॉर सेल्फ एनालाइजिंग। जो आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो भी आप सेल्फ ही एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि एज ए बीएससी नर्सिंग मैं भी एक जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ही हूँ, मेथड यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल आपको पढ़ा के, जिससे कि मेरा भी नॉलेज कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है। और मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे जो सा यूनिट पढ़ने का मन करता है वो यूनिट में पढ़ाता हूँ। मैं ऑटोनोमस हूँ, मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ। जो यूनिट मुझे सही लगता है वो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। आइए हम इसके प्रोसेस को देखता हूँ। प्रोसेस क्या कहलाता है कि ये कैसे वर्क करता है। अगर आपने इसे सोचा है कि अब जो है हम भी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेथड का यूज करेंगे तो अब इसका क्या प्रोसेस है। प्रोसेस जो है आइडेंटिफाई लर्नर नीड्स। सबसे पहले ये पूरा इसका अगर आप वर्क देखेंगे, इसको आप फ्लो चार्ट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अंदर आप जो है आइडेंटिफाई करोगे लर्नर के नीड्स को, सबसे पहले कि क्या लर्नर के नीड्स है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर आप एक गोल सेट करोगे कि भाई क्या हमारा लर्निंग का गोल्स है, अगर हम इस चीज़ को लर्न करेंगे सीखेंगे तो हमारा क्या फ्यूचर गोल्स है। फिर है आइडेंटिफाई लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्स, अब हमारा जो है कौन कौन सा रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हम बुक और स्टडी मटेरियल्स हमें ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमें जो है चूज करना पड़ेगा लर्निंग स्ट्रेटेजीज को। अब कौन सा स्ट्रेटेजीज हम अपनाएंगे जिससे कि हमारा लर्निंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन। फिफ्थ पॉइंट पे है हमें जो है इसका प्रोसेस है इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करके हम देखेंगे कि जो हमने स्ट्रेटेजीज, जो हमने रिसोर्सेज और जो हमने गोल सेट किया है ये सब परफेक्ट वे में सेट है या नहीं है। ओके, गॉट इट। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो है इस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का हमने एडवांटेज लिखा है और डिसएडवांटेज भी लिखा है। अब एक एक करके आप जो है आप भी हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। सबसे पहले हम एडवांटेज देखते हैं एक पॉइंट, फिर हम इधर देखेंगे एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, सेल्फ कह सकते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है, इसलिए एम्पावरमेंट भी हो रहा है। दूसरा इसका एक डिसएडवांटेज एक तरफ देख लेते हैं कि गोल को सेट करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आता है इसके अंदर, जो है फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है कि मतलब आप फ्लेक्सिबल हो, आप बंधे हुए नहीं हो किसी चीज़ में कि आपका जो सा टॉपिक आपको पढ़ने का मन करे आप वो पढ़ लो। पर यहाँ पे क्या है, डिसीजन को मेकिंग करने में इसका अब एक हमने जब देख लिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखिए इसका। इसका डिसएडवांटेज ये है कि डिसीजन को लेने में जो है कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आते हैं। अब इसका एक एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेशन होता है लर्निंग का, कहीं ना कहीं लर्निंग जो है इंप्रूव होता है। पर यहाँ पे देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस, कभी कभी जो है अवेयर ही नहीं हो पाते हम लोग। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसमें कम हो सकता है आपको कि आप खुद से जो आप लर्न करोगे तो इसमें आपको उतने अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता है। डिस्ट्रैक्शन, पढ़ते पढ़ते आप खुद ही इसमें मोटिवेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप जो है डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो अभी जो हमने देखा है एक क्वेश्चन पूरा बेस था 5 नंबर के मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमने देखा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होता है इसके डेफिनेशन को देखा जिसने ब्रूकफील्ड ने दिया था, और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि मतलब खुद से चूज करने के लिए क्या हमें लर्न करना है, कब हमें लर्न करना है और हमें कैसे लर्न करना है। इसके हमने पर्पसेस देखे, फिर उसके बाद हमने इसके प्रोसेस को देखा, प्रोसेस कि ये कैसे वर्क करता है। पर्पस को देखने के बाद फिर हमने इसके पर्पस के 5 इसके पॉइंट्स है जिसको हम फ्लो चार्ट में बनाएंगे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखा। तो आइए हम इसको भी लिख लेते हैं। हमने देखा SDL सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, जिसमें कि हमने देखा डेफिनेशन को, SDL जिसके अंदर हमने देखा डेफिनेशन को। ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ब्रूकफील्ड के द्वारा दिया गया था, और इस डेफिनेशन के बाद हमने पर्पस को देखा था।
पर्पस को देखा और इसके बाद हमने इसके प्रोसेस को देखा। प्रोसेस में हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखा। तो हमने जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को देख लिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट 2 का, जो कि है कैरिकुलम। क्या है? कैरिकुलम। आइए हम इसको भी देखते हैं, कैरिकुलम को। द टर्म कैरिकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म कैरिकुलम इज हैज बीन ड्राइव फ्रॉम, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए। द टर्म कैरिकुलम हैज बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कुर्रे। लैटिन वर्ड से आया है जो कि है कुर्रे, विच मीन्स अ रेस कोर्स। रेस कोर्स नाम है, रेस या फिर कोर्स, और अ रनवे ऑन विच रन्स टू रीच अ गोल। तो ये क्या हो गया? कैरिकुलम को इंट्रोडक्शन के मतलब से समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैरिकुलम जो है एक रनवे है। फॉर एग्जांपल रनवे है और आपको इस रनवे पे जो है, इस रनवे पे आपको दौड़ना है और यहाँ पर आपका गोल है और इस गोल को अचीव करना है। इसी तरह कैरिकुलम जो है पूरा सेटअप है कि क्या आपको लर्न करना है और आपको उसी रास्ते पर अगर आप लर्न करोगे, उसी रास्ते पर अगर आप चलते रहोगे, ये एक रोड मैप है। कैरिकुलम क्या है? रोड मैप है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के, पूरे लर्निंग मटेरियल के, कि हमें क्या लर्न करना है। अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, अगर आप उस पाथवे पे, उस रोड मैप पे चलते रहें, तो आपको एक दिन जो है अपने गोल को, जो जिस ऑब्जेक्टिव को आपने सेट किया था कैरिकुलम बनाने से पहले, वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लोगे। फिर बात आता है डेफिनेशन की, कि कैरिकुलम का क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जो है मुर्रे ने दिया था। मुर्रे ने डेफिनेशन क्या दिया है कि कैरिकुलम includes all those activity which are utilized by the school to attain the aim of education। देखो, फिलोसोफर ने जो है स्कूल का एग्जांपल दे दिया, पर मैं अभी आपको बीएससी नर्सिंग के एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले आप जो है स्कूल वाले एग्जांपल को डिकोड करिए। ये जो एग्जांपल दिया है मोरे ने, इसमें कहा गया कि कैरिकुलम जो है इंक्लूड करता है जितने भी एक्टिविटीज स्कूल में किए जाते हैं टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के एम को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो पहले से एक रोड मैप डिसाइड था कि क्लास फर्स्ट में आपको अल्फ़ाबेट सीखना है, क्लास सेकेंड में आपको थोड़े बहुत ग्रामर, फिर इससे आगे चलते जाइए क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसी तरह जो है हर एक जगह स्पेसिफिक जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले से ही सेट था कि कौन से क्लास में आपको क्या पढ़ना है। इसी तरह क्लास 10th में आप जाइएगा तो फिर आपको अलग चीज पढ़ना है। तो इन सभी जितने भी एक्टिविटीज है, कब कौन सा एक्टिविटी, और इसके साथ साथ सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, कौन सा, कैसे, कौन सा एड्स डे आ गया, बीच में एड्स डे आ गया, या फिर कोई आर्ट्स डे आ गया, साइंस एग्जीबिशन आ गया, कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है, सारा चीज जो है कैरिकुलम के अंदर आता है। यही मुर्रे ने बताया था स्कूल का एग्जाम्पल लेके। अब हम समझते हैं बीएससी नर्सिंग का एग्जाम्पल लेके। अब फॉर एग्जाम्पल बीएससी नर्सिंग 4th ईयर प्रोग्राम कोर्स है। इसके अंदर जो है पहले से डिसाइड है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो है, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, आपको जो है न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो ये सब क्या है ना, सेकंड सेमेस्टर में बात आ गया। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो ये किसने सेट किया? ये सारा सेट जो हुआ है पहले से ही कैरिकुलम के अंडर है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई जो है आपको कहीं कोई पढ़ा देगा, पहले से ही बीएससी नर्सिंग जब कोर्स को प्लान किया गया था तभी कैरिकुलम में जो है सेट कर दिया गया। तो कैरिकुलम के अंदर जो है आपका सभी सिलेबस के अंदर सारी एक्टिविटीज और जितने भी अदर को कैरिकुलर एक्टिविटीज आते हैं वो सारे जो है एक कैरिकुलम के अंदर ही इंक्लूड्स होते हैं। आई होप डेफिनेशन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कैरिकुलम के टाइप्स के ऊपर। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स में जो है फ्लो चार्ट में हमने बना रखा है। पहला है टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम, दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, और तीसरा है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम और हिडन कैरिकुलम। तो कितने कैरिकुलम हो गए? 1 2 3 4 5 6। हमने आपको 6 कैरिकुलम के टाइप्स यहाँ पर बताए हैं। टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम,
एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम एंड हिडन कैरिकुलम। तो ये 6 जो है आपको अब वन बाय वन आपको डिस्कस भी करेंगे। पहला जो कैरिकुलम है वो है चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर हम देखेंगे कि चाइल्ड क्या सीखने वाला है और उसके जो है लर्निंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि चाइल्ड की क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके कैरिकुलम में होना चाहिए। ऐसे कैरिकुलम जो कि चाइल्ड को सेंटर्ड में रखता है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। तो ये हो गया इसके टाइप्स, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, जिसके अंदर टीचर्स का क्या रोल है एज ए गाइडेंस, तो ये भी हम डिसाइड करते हैं चाइल्ड के अंदर। स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट करेगा, स्टूडेंट का क्या रोल है, ये भी जो है हम चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर डिसाइड करते हैं। फिर हमारा दूसरा कैरिकुलम है जो कि है स्टूडेंट टीचर सेंटर कैरिकुलम। टीचर सेंटर कैरिकुलम के अंदर जो है हम टीचर को सेंटर में रख के कैरिकुलम बनाते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्टूडेंट कैसे फॉलो करेगा टीचर्स के रूल को, जिसके अंदर हम टीचर के टीचिंग स्किल के बारे में भी फोकस करते हैं। तो ऐसे कैरिकुलम को जब हम ध्यान में रख के कैरिकुलम सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीचर सेंटर कैरिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर अगर हम बात करें तो हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट के कंटेंट के ऊपर, और ऐसे जब हम सब्जेक्ट के कंटेंट को फोकस में रखकर कैरिकुलम डेवलप करते हैं, तो वैसे कैरिकुलम को हम कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। अभी तक हमने चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम देखा, टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम देखा, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम अभी देख रहे हैं, और हायर स्टडी जिसका सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम का एग्जाम्पल है हायर स्टडी रिसर्च। फोर्थ हमारा जो टाइप है कैरिकुलम का वो है एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम। इसके अंदर हम बात करेंगे कि एक कोर्स के दौरान या फिर एक जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है किसी गोल को पाने के लिए, उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाएंगी, दैट इज, और जो वैसे को सेंटर्ड में रख के जो कैरिकुलम को डेवलप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम। इसके अंदर स्टूडेंट के वर्क को फोकस किया जाता है, टीचर के वर्क को फोकस किया जाता है। फिर 7th पॉइंट पे आता है हिडन कैरिकुलम। हिडन कैरिकुलम आता है जिसके अंदर हम बात करते हैं अनप्लान्ड कैरिकुलम के ऊपर। देखो, अगर हम जैसे सारे कैरिकुलम को हम सेट कर देते हैं कि ये कैरिकुलम में ये रहेगी बात, ये कैरिकुलम में ये रहेगी बात, मगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि हम कैरिकुलम में नहीं सेट करते हैं, जैसे कि बात करने का तरीका, आपका एथिक्स, आपकी डिसिप्लिन, ये सब क्या है हम कॉलेज की नॉर्म्स को देखकर, स्कूल की जो बिहेवियर, स्कूल की जो इन्वायरमेंट को देखकर सीखते हैं। तो ऐसा जो कैरिकुलम हम सेट करते हैं, दैट इज हिडन कैरिकुलम। इंटीग्रेटेड कैरिकुलम की बात करें, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम के अंदर जो है हम एक कैरिकुलम को दूसरे कैरिकुलम से इंटीग्रेट करते हैं, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट को जो है इंटर रिलेटेड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जिसको हम एएचएन भी बोलते हैं। तो एएचएन के अंदर जो है हमने देखा था कि एक कोई चैप्टर था ऐसे सीबीडी मान लो, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के ऊपर ही। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एनाटॉमी को भी देखते थे, शुरुआत में रिव्यू करते थे एनाटॉमी को, फिर थोड़ा फिजियोलॉजी को। तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जो रिव्यू करते हैं, ये सब क्या है, उसके बाद फिर हम डिसऑर्डर को पढ़ते थे। तो इसको पढ़ने के बाद डिसऑर्डर को पढ़ना, ये क्या है, इंटीग्रेटेड नहीं है, आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट को, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के साथ क्या किया गया है, इंटीग्रेटेड किया गया है। तो ऐसे करिकुलम को इंटीग्रेटेड कैरिकुलम बोलते हैं। अब हमारा बात आता है कि डेवलपमेंट, कैरिकुलम को कैसे डेवलप करते हैं, कैरिकुलम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैरिकुलम को कैसे बनाते हैं, कैसे ये आ गया कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। तो कैरिकुलम curriculum developmental process is a systematic, continuous and planned procedure used to design, implement, evaluate and revise an education curriculum to meet learner and societal needs। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ऐसे जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम डेवलपमेंटल प्रोसेस को जो है हम एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस रूप से जो है प्लान करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि डिजाइन किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि जो है हम इवैल्यूएट कर सके एक लर्नर और सोसाइटल नीड्स को, और ये जो है हमारे ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो हालांकि आपने डेफिनेशन को समझ लिया होगा कि ये एक जो है एक डेवलपमेंटल, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस प्लान प्रोसीजर है जो कि यूज किया जाता है
इवैल्यूएट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, डिज़ाइन करने में और रिवाइज़ करने में एजुकेशनल करिकुलम को, जिससे कि जो है लर्नर के सोसाइटल नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि मेरे पास टीम कम होने के कारण मैं एनिमेशन वीडियोज़ नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर आप मुझे सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देते हैं, तो मैं जल्द ही टीम जोड़कर इसको मैं और बेहतर व्यवस्थित ढंग से ऐसे समझाऊँगा, जैसे कि आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं समझा सकता। बस आपकी छोटी-सी हेल्प है, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर ही जाना। आइए हम करिकुलम डेवलपमेंट को समझते हैं कि इसमें जो कुछ स्टेप होता है डेवलप करने के लिए। तो पहला स्टेप है असेसमेंट ऑफ नीड्स। दूसरा जो है, जब हम नीड्स को असेस कर लेंगे, फिर दूसरा आपको जो है इसमें जो है फॉर्मेशन करना है, फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला बनाना है कि अब क्या ऑब्जेक्टिव है। चलो नीड्स तो हमने एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग के कैरिकुलम को डेवलप करेंगे कि क्या-क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट में क्या नीड्स है, हम नीड्स को ही तो पकड़ेंगे। तो नीड्स आ गया कि किसी ने कैरिकुलम बनाने से पहले सोचा होगा कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है, इसको करने के बाद हम पेशेंट को केयर दे सकेंगे। तो केयर देने के लिए अब क्या-क्या नीड पड़ेगा? केयर देने के लिए पेशेंट को जो है समझना पड़ेगा, पेशेंट के कंडीशन को समझना पड़ेगा, पेशेंट के फिजियोलॉजिकल कंडीशन को समझना पड़ेगा, पेशेंट के साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझना पड़ेगा, पेशेंट के सोशल कंडीशन को समझना पड़ेगा। इसीलिए तो हमें सबसे पहले जो हमारा बेस बनता है, वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इसी के लिए नीड्स को पकड़ लिया। उसके बाद नीड्स को पकड़ने के बाद फॉर्मुलेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव कि अच्छा नीड्स तो ये मिल गया, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, तो हम लर्निंग कंटेंट सेलेक्ट करते हैं कि लर्निंग कंटेंट सेलेक्ट करना कि हम कहाँ से जो है बच्चे को लर्न करवाएंगे, कौन सा जो है बुक अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ पीके पनवार की बुक, और कोई जो है अदर आपको सजेस्ट करेगा। तो जो है आपको जो है इसी तरह जो है सिलेक्ट करना है कि कौन सा लर्निंग कंटेंट बेहतर है। फिर उसके बाद जो है इसी तरह आपको जो है एक मेथड्स भी तो चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आपको जो है मैं बीपी जो है मेजरमेंट करना सिखाऊंगा, ये हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेजर बीपी। अब बीपी को मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर जो है सेटअप नहीं करूँगी, प्रैक्टिकल करके मत दिखाओ, तो फिर उसमें जो है इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो टीचिंग मेथड का भी जो है खासा जो है ख्याल रखा जाता है कि जब हम कंटेंट को सिलेक्ट कर लिए तो उसे पढ़ाएंगे कैसे, इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी करवानी है। फिर उसके बाद जो है इवाल्युएशन करवाना, इवाल्युएट करना कि वो जो है हमने जो पढ़ाया है या जो हमने ये सारा चीज़ किया है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ये कहाँ से होगा? इवाल्युएशन से होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कैरिकुलम पढ़ा। कैरिकुलम के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा है डेफिनेशन ने मोरे ने दिया था, और इसके बाद हमने डायरेक्ट देखा इसके टाइप्स, और टाइप्स के बाद हमने देखे इसके 6 टाइप्स के बाद हमने देखा कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो कैरिकुलम डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इसके हमने 1 2 3 4 5 स्टेप देखे। 5th स्टेप देखे कि कैसे इसको कैरिकुलम डेवलप किया जाता है। आइए हम इसी को जो है एक बार समराइज कर लिख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है कैरिकुलम। अब इस कैरिकुलम को जो हमने पढ़ाया था वो है पहले इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपको जो है डेफिनेशन दिखाया था, और इस डेफिनेशन को मोरे ने दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, है ना। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम के बाद हमने इसमें आपको 6 टाइप्स बताए। अब 6 टाइप्स आपको राइट डाउन करना है हमारे साथ साथ ही। पहला टाइप था चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। उसके बाद हमें जो हमने पढ़ा था वो है टीचर सेंटर्ड थर्ड पॉइंट में जो हमने पढ़ा था वो है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। फोर्थ पॉइंट पे हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड कुरिकुलम, और 5th पॉइंट में हमने पढ़ा था हिडन कैरिकुलम।
और छठा जो कैरिकुलम था वो आप अभी देखेंगे चल के। छठा कौन सा था? चाइल्ड हो गया, टीचर्ड हो गया, एक्टिविटी हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, और एक और कैरिकुलम रह रहा है, वो है, चलिए देखते हैं, टीचर्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। एक कैरिकुलम रह रहा था, वो है टीचर्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। सब्जेक्ट कुरिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। तो ये आपका 6 है। कौन कौन से हैं? टीचर्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, टीचर्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम, हिडन कैरिकुलम और सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। उसके बाद हमने जो देखा था वो देखा था कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, है ना, ये हमने देखा था। तो ये कैरिकुलम देखने के बाद आइए हम कैरिकुलम से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गाइडेंस और काउंसलिंग को, कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है। गाइडेंस और काउंसलिंग ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम बीवीआई ही समझकर पढ़ेंगे। ठीक है, गाइडेंस जो है एक प्रोसेस है। गाइडेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हेल्प करता है एक पर्सन को टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड मेक प्रॉपर डिसीजन इन लाइफ रिलेटेड टू एजुकेशन, करियर एंड हेल्थ एंड पर्सनल प्रॉब्लम। इसके अंदर जो है डिसीजन लेने में पर्सन को इंकरेज करता है। इंकरेज का मतलब एक रास्ता दिखाता है। गाइडेंस का मतलब ये होता है गाइड करना, किसी चीज को गाइड करना, किसके रिलेटेड? लाइफ के रिलेटेड, जिसमें कि एजुकेशन आता है आपका सबसे बड़ा, करियर को चूज करने का, कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए, हेल्थ हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस दिया जाता है, और पर्सनल प्रॉब्लम को डील करने के रिगार्डिंग भी आपको जो है गाइड प्रोवाइड किया जाता है। ये गाइड जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से प्रोवाइड होता है। आपका जो है गाइडेंस जो है ना, आपको बताएं इजी लैंग्वेज में, तो किसी चीज को गाइड करना, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ही बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने से पहले किसी ने गाइड किया होगा, या सेल्फ गाइडेड हूं बीएससी नर्सिंग को करने के लिए, सॉरी। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है एजुकेशनल गाइडेंस आ जाता है, टाइप्स की बात करें, वोकेशनल गाइडेंस आ जाता है, पर्सनल गाइडेंस आ जाता है, और हेल्थ के रिलेटेड गाइडेंस आ जाता है। फिर यहीं पे बात आता है काउंसलिंग की, कि काउंसलिंग से हम क्या समझते हैं। काउंसलिंग जो है एक ऐसा प्रोफेशनल प्रोसेस है जिसमें कि एक ट्रेन्ड पर्सन, एक काउंसलर हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू अंडरस्टैंड, सॉल्व पर्सनल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को थरो डिस्कशन। देखो, यहीं पर से गाइडेंस और काउंसलिंग अलग हो जाता है। गाइडेंस के अंदर जो है हमें जो है कोई ट्रेन्ड पर्सन या फिर कोई एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा नहीं था वहां पर गाइड करने के लिए, बट काउंसलिंग में आपके सामने जो है, आपके टेबल के सामने, अगर आप चेयर पे बैठ रहे हो और सामने बीच में टेबल है, तो टेबल के उस पार जो चेयर पे बैठेगा वो बंदा ट्रेंड रहेगा एक स्पेसिफिक फील्ड में, उसे हम कहते हैं काउंसलर, उसे हम कहते हैं काउंसलर। और जो कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करवाने में किसी के पर्सनल प्रॉब्लम को, इमोशनली आपको जो है कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी आपको इनकरेज करेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझकर आपको डिस्कशन करेगा आपके साथ 1 by 1। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं काउंसलिंग। पर गाइडेंस के अंदर जो है ना, वो हो जाता है आपका जो है सामने को ऐसा ट्रेंड या फिर कोई एक प्रोफेशनल बंदा नहीं है। अगर प्रोफेशनल या ट्रेंड बंदा आपके साथ डिस्कस कर रहा है तो वो गाइडेंस नहीं कहलाएगा, वो काउंसलिंग कहलाएगा। गाइडेंस जो है आपके माता पिता, आपका एल्डर ब्रदर भी जो है गाइड कर सकता है आपको। तो काउंसलिंग के आप की पॉइंट्स को देख सकते हैं। की पॉइंट्स ऑफ काउंसलिंग, इट इज अ थेरेपेटिक एंड करेक्टिव। गाइडेंस जो है एक थेरेपेटिक्स और एक करेक्टिव अप्रोच है। इसके अंदर जो है हम किसी को थेरेपेटिक कोई अगर थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी हम काउंसलिंग का यूज कर सकते हैं। ये करेक्टिव अप्रोच भी है। फोकस ऑन प्रेजेंट प्रॉब्लम, ये जो है फोकस करता है प्रेजेंट प्रॉब्लम को, मतलब इसके अंदर जो है हम प्रेजेंट के प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। रिक्वायर्स अ ट्रेन्ड काउंसलर, इसमें जो है ट्रेन्ड काउंसलर की जरूरत पड़ती है। हेल्प इन इमोशनल एडजस्टमेंट, इमोशनल एडजस्टमेंट का जो है इसके अंदर जरूरत पड़ता है। मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इसके अंदर प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होता है, किया जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की कि क्या इसके इम्पोर्टेंस है, इसके इम्पोर्टेंस की बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग जो है हेल्प करता है कॉप करने में विथ इलनेस, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, इम्प्रूव करता है ट्रीटमेंट को, कंप्लायंस को, और सपोर्ट करता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ को। अगर हम दोनों के डेफिनेशन, दोनों के डिफरेंसेस को देखें तो जरा एक एक पॉइंट को पढ़ के देखते हैं। पहला पॉइंट है काउंसलिंग को लेकर, इधर काउंसलिंग है, इधर गाइडेंस है। अब आइए दोनों को जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि काउंसलिंग जो है फोकस करता है इमोशनल एंड इमोशनल सपोर्ट को और हीलिंग को, इसमें ज़्यादा फोकस करता है। गाइडेंस जो है फोकस करता है गिविंग एडवाइस देने में और सजेशन, ये सजेशन और एडवाइस देके छोड़ देता है। पर ये जो है ना एक थेरेपेटिक अप्रोच या फिर एक करेक्टिव, मतलब एंड तक जाकर आपको काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। डील्स विद द पर्सनल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, इसके अंदर जो है इमोशनल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर जो है बात किया जाता है। पर यहाँ पर जो है डील किया जाता है एजुकेशनल करियर के ऊपर, लाइफ के डिसीजन के ऊपर, और डायरेक्टिव इन नेचर। यहाँ पर जो है डायरेक्टिव होता है, नेचर के अंदर जो है डायरेक्टिव होता है, मतलब जो नेचर में चल रहा है। यहाँ पर एजुकेशनल करियर के ऊपर फोकस किया जाता है, लाइफ के डिसीजन के ऊपर फोकस किया जाता है। ये नॉन डायरेक्टिव होता है, क्लाइंट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर। ये जो है गाइडेंस जो है टीचर प्रोवाइड कर सकता है, कोई मेंटर प्रोवाइड कर सकता है, आपका एल्डर ब्रदर, एल्डर जितने भी एल्डर्स हो सकते हैं, माता पिता आपके जो है गाइड आपको कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो है काउंसलिंग जो है ट्रेंड पर्सन, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये बहुत जनरल है, कोई भी आपको जो है गाइड कर देगा, और प्रिवेंटिव है। पर ये जो है ये लेस है, सॉरी ये लेस जनरल है, और ये मोर जनरल एंड प्रिवेंटिव, ये प्रिवेंटिव ज़्यादा है नेचर में। फिर हमारा बात आता है काउंसलिंग प्रोसेस पे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को असेस करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग फॉर द काउंसलिंग। अब हम काउंसलिंग को कैसे, ये स्टेप है काउंसलिंग देने की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है। पहले जिसको हम काउंसलिंग देंगे उसके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे ना, फिर असेसमेंट करेंगे उस पर्सन का क्या जो है प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है उस पर्सन को जो है उस पर्सन के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर प्लान करेंगे कि उस पर्सन को कैसे काउंसलिंग देना है, और बाद में हम काउंसलिंग डिलीवर कर देंगे। तो अभी जो हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था काउंसलिंग, गाइडेंस के डेफिनेशन को, फिर गाइडेंस के टाइप को देखा, काउंसलिंग के डेफिनेशन को देखा, काउंसलिंग के की पॉइंट्स को देखा है, काउंसलिंग के इंपॉर्टेंस को देखा, डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, फिर काउंसलिंग के प्रोसेस को देखा है। तो आइए लिख लेते हैं। हमने देखा गाइडेंस को, डेफिनेशन, टाइप्स, फिर हमने देखा काउंसलिंग को, इसके डेफिनेशन, इसके की पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंस, फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस, काउंसलिंग। उसके बाद हमने देखा काउंसलिंग प्रोसेस को, ठीक है। आगे हम जो है क्लासरूम मैनेजमेंट को देखते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें हम तो इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज used by the teachers for the student to provide an appropriate learning environment। ये जो है सेट किया गया है एक्टिविटीज का, जो कि देखो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है, पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। क्लासरूम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर जो है हम जो है क्लासरूम को कैसे मैनेज करते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर बात किया गया है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन की बात करें या फिर डेफिनेशन, इसको समझ लो तो ये एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, मतलब एक दो एक्टिविटीज नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज है इसके अंदर, जो कि यूज किया गया है टीचर्स के द्वारा। टीचर्स ही क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। क्यों? टू प्रोवाइड
एंड एप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट्स इन द क्लासरूम टू मेंटेन इट। क्लासरूम का जो भी डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए, और ये सब मेंटेन करके मिलेगा क्या? टू फुलफिल द डिजायर ऑफ एजुकेशनल गोल। आई होप अंडरस्टैंड इट। अब हम इसको एक बार रीड आउट कर देते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज यूज बाय द टीचर्स फॉर द स्टूडेंट टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम टू मेंटेन इट एंड फुलफिल द डिजायर एजुकेशनल गोल्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्या प्रिंसिपल है क्लासरूम मैनेजमेंट के, हम इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्लियरिटी इन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। हम जो है बात करते हैं प्रिंसिपल के ऊपर कि क्या सिद्धांत है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। ये है इसका प्रिंसिपल। क्लासरूम मैनेजमेंट करने के क्या सिद्धांत है? तो पहला सिद्धांत है क्लियरिटी इन रूल एंड एक्सपेक्टेशंस। हमें जो है रूल को क्लैरिफाई करना है, किसके सामने? स्टूडेंट के सामने। पहले ही बता देना है आपको फर्स्ट डे ही कि भाई स्टूडेंट लोग, हमारा जो है इस क्लासरूम का ये रूल है, हमने ये रूल सेट किए हैं, आपको इस रूल को ब्रेक डाउन नहीं करना, और आपसे मुझे जो है ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल जो है क्लासरूम मैनेजमेंट का वो है कंसिस्टेंसी एज फेयरनेस। हमें जो है कंसिस्टेंसी और फेयरनेस को क्या करना है? मेंटेन करना है। उसके बाद तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है, सबसे पहले रीइंफोर्समेंट का मतलब समझो। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को और स्ट्रोंगर बनाना। पॉजिटिव आगे में लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट को और ज्यादा स्ट्रोंग करना। फोर्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप बिल्ड करना। टीचर के लिए आपको रिस्पेक्ट और एक जो रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इसको क्या करना है? एस्टेब्लिश करना है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्टिव इंगेजमेंट। आपको इनएक्टिव नहीं रहना, या फिर आपको जो है कोई मतलब ऐसा सोच लेना कि मुझे जो है स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं रखना। देखो, जितने देर तक आप क्लासरूम में रहोगे, कम से कम आपको स्टूडेंट के साथ इंगेज रहना है, जब भी आप अपने नॉलेज को वहां तक डिलीवर कर पाएंगे। फिर सिक्स पॉइंट पे आता है जो प्रिंसिपल है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा तो हम जो है क्लासरूम को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेवंथ पॉइंट हमारा आता है एडेप्टिबिलिटी। जो एडेप्टिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा एनवायरनमेंट रहेगा हमारे क्लास का, उसी एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है? अडेप्ट होना है, फ्लेक्सिबल भी होना है। हर स्टूडेंट, जैसा स्टूडेंट का बिहेवियर है उस तरीके से आपको समझाना है उसको। आपको जो है एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना, फ्लेक्सिबल रहना है, मोहब्बत से प्यार से बात करना सभी से। एट्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं कि जो है टाइम को भी मैनेज करने का जो हमारे अंदर एक अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए। नाइन्थ पॉइंट हमें बताता है कन्फ्लिक्ट रेजुलेशन। कन्फ्लिक्ट रेजुलेशन का मतलब होता है जो बच्चों के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी सॉल्व आउट करने का आपके पास अच्छा खासा स्किल होना चाहिए। टेंथ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। अब 10 हमने आपको प्रिंसिपल बताए हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के, ये आपको जो है याद करने पड़ेंगे। फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं कि क्लियरिटी रखना है रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस में, कंसिस्टेंसी रखना है फेयरनेस में, और जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखना है, और रिस्पेक्ट आपको बच्चों से भी गेन करना है, और रिलेशनशिप को भी क्या करना है? बिल्ड आउट करना है। एक्टिव रहना है, आपको इंगेज रहना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, एडेप्टिबिलिटी रखना है और फ्लेक्सिबल रहना है। एट्थ जो हमारा प्रिंसिपल था वो है टाइम को मैनेज करना है, कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करना है और सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना है। फिर हमारा जो और जो हमारा स्ट्रेटजीज है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के, वो कौन कौन से हैं? कुछ स्ट्रेटजीज है मतलब जिससे कि जो है हम क्लासरूम को मैनेजमेंट करने में हमें हेल्प मिलता है। पहला है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, आइए इसको भी हम समझते हैं कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज का क्या मीनिंग है। दूसरा हमारा स्ट्रेटजीज है वो है करेक्टिव स्ट्रेटजीज, और तीसरा हमारा सपोर्टिव स्ट्रेटजीज। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज का मतलब होता है प्रोटेक्टिव अप्रोच। इसके अंदर जो है प्रोटेक्टिव तरीके से काम करने का अप्रोच होता है। आइए समझते हैं पहले इसको। इसके अंदर हमारा जो क्लियर जो है सेट जो है एक्सपेक्टेशन जो है बिल्कुल क्लियर रहता है। क्लासरूम के जो रूटीन्स है उसको हम कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं, इंगेज रहते हैं स्टूडेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन में, और अरेंज करते हैं क्लासरूम के सेटिंग्स को कहीं ना कहीं। और अगर हम बात करें करेक्टिव अप्रोच की, जिसके अंदर हम करेक्ट करते हैं स्टूडेंट के बिहेवियर को, हैंडल करते हैं, यूज़ करते हैं नॉन वर्बल क्यूज़ को, जहाँ पर हम बच्चों को रोकते हैं कि जो है
आपको जो बात करना, टॉक करना कैसे होता है, एथिकेट हम सिखाते हैं, जिससे कि हम बच्चे के जो बिहेवियर है उसको करेक्ट करते हैं। ये आता है हमारा करेक्टिव स्ट्रेटजीज में। एड्रेस करते हैं डिस्ट्रप्शन इमीडिएटली, अप्लाई करते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे, इनकरेज करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। सपोर्टिव स्ट्रेटेजीज के अंदर जो है यूज करते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बिल्ड करते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को और बेहतर करते हैं, इनकरेज करते हैं पीयर सपोर्ट को, जो पीयर सपोर्ट है उसमें और ज़्यादा एक सपोर्टनेस पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन सके, प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सॉरी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उससे कुछ फायदा निकले। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा है हमने सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट के डेफिनेशन आप बोलिए, फिर उसके बाद 10 प्रिंसिपल हमने पढ़ा। 10 प्रिंसिपल पढ़ने के बाद उसके हम स्ट्रेटेजीज को पढ़ा, तीन स्ट्रेटेजीज, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सपोर्टिव स्ट्रेटेजी। आइए इसको हम लिख लेते हैं एक पेज पे। पहले हमने पढ़ा क्लासरूम मैनेजमेंट को, दूसरा हमने पढ़ा इसके 10 प्रिंसिपल, उसके बाद हमने पढ़ा इसके अप्रोचेस को, जिसके अंदर आता है प्रिवेंटिव अप्रोच, फिर आता है क्यूरेटिव अप्रोच, और तीसरा अप्रोच कौन सा था आपका, सपोर्टिव अप्रोच। सपोर्टिव अप्रोच। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है एबी एड्स। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसको भी देख लेते हैं। एबी एड्स का फुल फॉर्म है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एबी एड्स बोलते हैं। यह जो है इसका एक डेफिनेशन है, ये क्या है, डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसके। एबी एड्स are the instructional device that use sound, visual or combination of both to make teaching more effective. These includes chart, poster, models, flashcard, videos, slide, OHP computer, mannequins and projector used to support teaching learning activities. ऑडियो विजुअल एड्स जो है ये एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है। इंस्ट्रक्शनल डिवाइस का मतलब ये होता है जो कि बहुत सारे डिवाइस को इंक्लूड करता है, जैसे कि साउंड वाले डिवाइस, विजुअल डिवाइस इसमें आ जाएंगे, और कम्बिनेशन होता है बहुत सारे डिवाइस का एक ही डिवाइस के अंदर। जैसे हमारा फ्लैश कार्ड हो गया, वीडियोस हो गया, OHPs हो गया, कंप्यूटर्स हो गया। तो ये सब क्या है, एक एबी से क्या इंपोर्टेंस है सॉरी, नीड्स और इंपोर्टेंस, पर्पस ऑफ यूज ऑफ एबी इसको हम जरा देख लेते हैं। दे सेव टाइम्स एंड एनर्जी, गेन एंड होल्ड स्टूडेंट इंटरेस्ट बेस्ड मोटिवेशन। इसका सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है कि टाइम को सेव करता है, एनर्जी को सेव करता है और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को होल्ड करता है। दूसरा जो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन के लिए भी क्या है, वेस्ट है। डेवलप करता है ये नॉलेज को क्या करता है, कहीं ना कहीं डेवलप करता है और ब्रिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। ये जो अपने बिहेवियर को भी चेंज करता है और एक्टिव लर्निंग जो है इसको वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। प्रोवाइड करता है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अकॉर्डिंग टू चॉइस, हैंडल लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफेक्टिव फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। ये क्या है, इसके इंपोर्टेंस हमने बता दी आपको कि ये डेवलप करता है नॉलेज को, लाता है आपका बिहेवियर चेंज आपके अंदर ला के देता है, एक्टिव लर्निंग में भी हेल्प करता है। दूसरा हमने आपको इंपोर्टेंस बताया कि ये प्रोवाइड करता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को, जो कि अट्रैक्ट करता है हमारा अटेंशन को, होल्ड करता है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक ही साथ। फिर हमारा जो पॉइंट है वो कहता है इफेक्टिव, जो कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है डिस्टेंस में एजुकेशन को गेन करने के लिए। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एबी एड्स। ये जो एबी एड्स है कि इसका क्या क्लासिफिकेशन, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन सेंसेस यूज्ड, ये जो है बेस्ड है हर एक सेंस पे। इसका क्लासिफिकेशन जो है, पहला जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है सेंसेस के ऊपर। अब ऑडियो वाले के बेस के ऊपर जो है आपका ऑडियो के ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन है, फिर विजुअल एड्स के ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन है, और ऑडियो और विजुअल दोनों को जो कंबाइन करता है उसके ऊपर जो है कुछ कम्बिनेशन है। ऑडियो एड्स के अंदर जो है ऑडियो टेप्स आ जाता है, रिकॉर्डिंग आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है, पॉडकास्ट आ जाता है। विजुअल एड्स आता है, विजुअल एड्स के अंदर आपका चार्ट पेपर, मॉडल, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्पाइसमेन, पिक्चर्स। ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर जो है टेलीविजन, वीडियो, एनिमेशन, कंप्यूटर, पावर पॉइंट, सिमुलेशंस।
अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एबी एड्स को, तो हमने एक फ्लो चार्ट में बनाया है। क्या बनाया? फ्लो चार्ट बनाया है। आइए इसको भी देखते हैं। फ्लो चार्ट में हमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है ऑडियो एड्स, दूसरा पॉइंट लिखना है प्रोजेक्टेड एड्स, तीसरा पॉइंट लिखना है नॉन प्रोजेक्टेड एड, और चौथा पॉइंट हमें बनाना है ऑडियो विजुअल एड्स का। ऑडियो एड्स के अंदर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट, माइक्रोफोन। प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आपको लिखना है स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, कंप्यूटर, इंटरनेट्स। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आपको लिखना है मैप, चार्ट, कार्टून, पिक्चर्स, न्यूज क्लिपिंग्स, फ्लैश कार्ड। फिर आगे ऑडियो विजुअल एड्स और एक फ्लैश कार्ड के बाद ग्राफ्स। ऑडियो विजुअल के बाद जो है, ऑडियो विजुअल का अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ये टेलीविजन, वीडियोस, एनिमेशन, कंप्यूटर, पावर पॉइंट, सिमुलेशन। क्या इंपोर्टेंस है इसका? इंपोर्टेंस जो है एबी एड्स का, वो है टीचिंग को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव करता है, इंटरेस्ट बनाता है लर्निंग को, और सिमुलेट करता है क्यूरियोसिटी को। क्यूरियोसिटी जो है किसी चीज़ को जानने में भी एबी एड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका प्रिंसिपल देख ले तो इसका प्रिंसिपल जो बेस होता है प्रिपरेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, उसके बाद जो है सिलेक्शन पे, फिजिकल कंट्रोल पे, और रिस्पॉन्स पे, और इवैल्यूएशन पे। तो हम जो है इन सभी के ऊपर जो प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। और इसका जो है एक और अभी जो है इंपॉर्टेंस दे रखा है, इंपॉर्टेंस अभी और है इसका। इंक्रीज फेज लर्निंग, प्रोवाइडिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंक्रीज देयर अटेंशन, सिमुलेट थिंकिंग, मोटिवेशन एक्शन टू गेन गिव वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इंक्रीज वोकेबुलरी डेवलपमेंट। तो ये सारे क्या है इसके इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल के ऊपर हम बात कर लिए टीचर्स के रोल की, कि क्या टीचर्स का रोल है एबी एड्स को बनाने में। तो फेज फर्स्ट में टीचर प्लान करता है, फेज सेकेंड में टीचर प्रिपेयर करता है, और फेज थर्ड में टीचर उसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करता है। तो हम इसको भी समराइज कर लेते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो है आपका एबी एड्स, जिसको हम ऑडियो विजुअल एड्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने डेफिनेशन देखा, इसके अंदर हमने डेफिनेशन देखा। उसके बाद हमने देखा इसके नीड्स को, इसके इंपोर्टेंस को कह सकते हैं, इसके पर्पस को, नीड्स, इंपोर्टेंट, पर्पस। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा और फ्लो चार्ट देखा। हमने इसके नीड्स को देखा, नीड्स, इंपोर्टेंस, और पर्पस बोल सकते हैं, पर्पस, पर्पस को देखा। उसके बाद जो है हमने देखा वो है इसके क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन के बाद हमने जो देखा वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बाद हमने देखा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद हमने देखा इसके एक और देखा हमने ये इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस भी देखा है, और रोल ऑफ टीचर। अब जो हमारा एक और क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इवैल्यूएशन, पर्पस, स्कोप, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें हम, तो इवैल्यूएशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द असेसमेंट मेजरिंग एनालाइज द इफेक्टिवनेस, वैल्यू और इम्पैक्ट द सब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोसेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को, प्रोग्राम के प्रोसेस को, इसके इम्पैक्ट को, इसके इफेक्टिवनेस को एनालाइज करने के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। क्या पर्पस रहे होंगे, क्यों हम करते हैं किसी को इवैल्यूएट। इसका एक जो टॉपिक है वो है मेजर इफेक्टिवनेस। जो इफेक्टिवनेस है उसको हम मेजर करते हैं, इंप्रूव करते हैं हम परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, उसको मेजर करने के लिए भी हम इवैल्यूएट करते हैं। सपोर्ट करते हैं हम डिसीजन मेकिंग करने में, इसके लिए भी जो हम जो है इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जो कि हम तय करते हैं इवैल्यूएट करके कि ये जो है सही था या नहीं था। उसके बाद जो है आइडेंटिफाई करते हैं किसी के स्ट्रेंथ को, मतलब जो है इसका स्ट्रेंथ जो है वो सही कितना स्ट्रेंथ है, ये भी हम इवैल्यूएशन करने के बाद ही पता चलता है। इंश्योर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को, इनकरेज करने में हमें हेल्प करता है लर्निंग और उसके ग्रोथ को, इनहेंस करता है हमारे मोटिवेशन को, और कंपेयर करता है हमारे अल्टरनेटिव्स को, कि कौन और से अल्टरनेटिव मेथड से, दोनों को कंपेयर करने के लिए भी जो इवैल्यूएशन मेथड्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर इवैल्यूएशन की बात करें कि इवैल्यूएशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स है आपका जो है एडुकेशन, इवैल्यूएशन का टाइप है। स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, क्या क्या स्कोप है इवैल्यूएशन के, हम इसमें देखते हैं। स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का पहला स्कोप है एजुकेशन के अंदर, कैरिकुलम को जांचने के लिए, कोर्स की इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए इवैल्यूएशन हेल्प करता है। फिर दूसरा है इवैल्यूएशन का स्कोप हेल्थ केयर के असेसमेंट करने में, कि हेल्थ केयर कितना ज़्यादा वर्क किया, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए भी जो है इवैल्यूएशन का यहाँ पर काम पड़ता है। कंपेयर करते हैं कोऑपरेटिव वर्क प्लेस में प्रोफेशनल के फैसिलिटीज़ को। उसके बाद इसके प्रिंसिपल की बात करें कि इवैल्यूएशन कौन कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है, तो पहला है वैलिडिटी, दूसरा प्रिंसिपल इसका रिलायबिलिटी, और तीसरा प्रिंसिपल इसका फेयरनेस, और चौथा इसका प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। वैलिडिटी से हम क्या समझते हैं, मेजर करता है व्हाट इज सपोज टू एक्सेस, ये मेजर करता है कि हमें क्या एक्सेस करना चाहिए। दूसरा जो है ये रिलायबिलिटी के बेस पे भी ये फोकस करता है, जो कि इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी के ऊपर ओवर टाइम। ये जो है फेयरनेस के ऊपर भी बेस्ड होता है, जो कि अवॉइड करता है वाइज एंड इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड ऑन फैक्चुअल डाटा, ये जो है फैक्चुअल डाटा पे जो है बेस्ड होता है, पर्सनल ओपिनियंस इसके अंदर जो है जांचा जाता है। कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव का मतलब जो है ये कवर करता है सभी एक्सेप्ट्स को, जिसमें कि लर्निंग परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाता है। इसके बाद जो है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, की इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं इसको भी देख लीजिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पहला जो मेथड है इवैल्यूएशन करने का वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके अंदर जो है हम जो भी असेसमेंट करते हैं वो क्लास के दौरान ही करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ दूं कि हमने प्रीवियस टॉपिक कौन कौन से डिस्कस किए, तो आप जो जवाब दोगे वो कहलाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि मैंने इसी क्लास के दौरान इसी क्लास के क्वेश्चन को पूछ दिया, उसी दौरान आपका जो है ऑन क्लास टेस्ट ले लिया, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का मतलब हो गया कि अब जो हमने इन टर्म, जैसे कि समझ लीजिए एंड सेमेस्टर चल रहा था, अब इस सेमेस्टर को 6 महीने बीतने के बाद फाइनल एग्जाम हमने लिया, दैट इज कॉल्ड इन सेमेस्टर या फिर समेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर जो है हम पावर का टेस्ट करते हैं, हम असेस करते हैं कि कितना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है, इसका असेसमेंट जो है पावर टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाता है। दूसरा है सर्टेन रेफर्ड असेसमेंट, इसके अंदर क्या है क्रिएशन वाले में, इसके अंदर जैसे कि हम कुछ आपके स्किल को टेस्ट करते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइव करके आपको लर्नर, पहले आपको लर्नर का मिलेगा लाइसेंस, फिर आपको ऐसे करके, तो इसी तरह को असेसमेंट को हम क्या कहलाता है, रेफर्ड असेसमेंट कहलाता है। ये जो है क्या अब हमने जो पढ़ा था उसे भी हम लिख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अभी इससे पहले। हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन इवैल्यूएशन के डेफिनेशन के, इसके पर्पसेस को पढ़ा, पर्पसेस को पढ़ने के बाद हमने इसके स्कोप को पढ़ा, स्कोप के पढ़ने के बाद हमने इसके प्रिंसिपल को पढ़ा और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन को पढ़ा। तो हमने इवैल्यूएशन डेफिनेशन को देखा, इसके इंपोर्टेंस को देखा, इसके स्कोप को देखा, इंपोर्टेंस कहिए फिर पर्पस कहिए, इसका जो है हमने मेथड्स देखा, इसके प्रिंसिपल को देखा। ठीक है, ये सारी बात की इवैल्यूएशन के ऊपर। अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कोर्स प्लान। कोर्स प्लान ये भी 2-2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो कोर्स प्लान, उसके बाद यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। जरा हम इसको देखते हैं क्या कहलाता है, कोर्स प्लान क्या कहलाता है, यूनिट प्लान क्या कहलाता है, और लेसन प्लान से हम क्या समझते हैं, इसको भी जरा हम देखते हैं। अ कोर्स प्लान इज अ वर्ड लॉन्ग टर्म आउटलाइन दैट कवर द इंटायर सब्जेक्ट और कोर्स ओवर अ सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर। पूरा कोर्स का जो कोर्स प्लान होता है, चारों, जैसे हमारा बीएससी नर्सिंग है 4th ईयर कोर्स प्लान इसके अंदर डिसाइड किया गया है, तो दैट इज कोर्स प्लान। आइए हम इसको देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग कोर्स प्लान, डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर जो है लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता है। स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट शुड बी अचीव बाय द एंड ऑफ द कोर्स, आइडेंटिफाई की टॉपिक्स, आउटलाइन मेजर यूनिट्स और मॉडल्स कवर्ड इन द कोर्स। उसके बाद जो है हमारा ऑर्गेनाइज होता है कंटेंट, जिसको हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, टॉपिक को हम लॉजिकली जो है प्रोग्रेस करते हैं, इंक्लूड करते हैं असेसमेंट को, मेथड्स ऑफ मेंशन जो है इसमें क्या करते हैं, एग्जाम भी लेते हैं टाइम से टाइम्स। ये हम गया प्रिंसिपल हो गया ना। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट प्लान को।
यूनिट प्लान के अंदर जो है यूनिट प्लान इज अ मोर डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ ए स्पेसिफिक यूनिट और चैप्टर विद इन द कोर्स के अंदर जितने भी हमने यूनिट सेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के कोर्स के अंदर हमने नर्सिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी को 8 यूनिट में क्या क्या है ब्रेक डाउन किया है। उसी को जो है स्पेसिफिक यूनिट और चैप्टर में क्या क्या होना चाहिए ये सब क्या हो रहा है यूनिट प्लान के अंदर डिसाइड होता है कि इस यूनिट के अंदर ये होगा, नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम ये पढ़ाएंगे और अगले यूनिट के अंदर हम ये पढ़ाएंगे। इसका प्रिंसिपल जो इसका सिद्धांत जो बेस्ड है क्लियर ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ब्रेक डाउन ऑफ टॉपिक्स को सेट करना, सेलेक्ट टीचिंग मेथड्स को सेट करना। और इसमें एक डेफिनेशन रह गया लेसन प्लान, मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ। लेसन प्लान का मतलब ये होता है कि ये जो है ना अभी के दौरान जो हमने एक सेशन में मतलब 1-2 घंटे का अगर क्लास में ले रहा हूँ या 1 आवर का क्लास मान लो 1 घंटे का मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या क्वेश्चन रखा जाएगा, सारा चीज जो है वो लेसन प्लान के अंदर जाएगा। लेसन प्लान का मतलब जब हम एक सेशन बस ओनली 1 क्लास के ऊपर बात करेंगे, एक क्लास की बात करेंगे तो जो है वो आ जाएगा लेसन प्लान के अंदर। यूनिट प्लान के अंदर पूरे यूनिट के ऊपर बात करेंगे, कोर्स प्लान के ऊपर पूरे कोर्स के ऊपर बात करेंगे। हम सिंपोजियम को देखेंगे, सिंपोजियम को मैंने और डिटेल में लिखा है तो आगे चल के इसको देखेंगे। फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो देख लें। हमारा क्वेश्चन का नाम है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी के नाम से जानते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर टू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट, स्टोर इन्फॉर्मेशन, शेयर एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को जो हम स्टोर करते हैं, लोगों से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी बोलते हैं। In education or educational technology, ICT helps teacher to teach effectively and the student to learn easily। अब ICT मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर क्या काम है ICT का, तो ये जो है टीचर को जो है इफेक्टिव वे में टीच करने में और स्टूडेंट को इजीली लर्न करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। सॉरी। ICT इंक्लूड कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ICT के अंदर जो है कंप्यूटर होता है, इंटरनेट होता है, मोबाइल फोन होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो है इंक्लूड होता है। डेफिनेशन अभी तक जो हमने देखा वो है इंट्रोडक्शन। अब इसके डेफिनेशन को देखिए। आईसीटी इज द टेक्नोलॉजी फॉर हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड एडिंग कम्युनिकेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। आईसीटी रेफर्स करता है ऑल डिजिटल टूल्स को, रिसोर्सेज को यूज टू करेक्ट, स्टोर, कम्युनिकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। ये जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करने में और इसको स्टोर करने में और कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए सारे इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड आईसीटी। अब ये आईसीटी के जो है कुछ क्या है टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है आईसीटी के हार्डवेयर टाइप्स। हार्डवेयर मतलब जो कि फिजिकल डिवाइस होता है जिसके अंदर जो है कंप्यूटर, इसके अंदर भी डाटा स्टोर किया जाता है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये सब क्या है आईसीटी के डिवाइस है जो कि फिजिकल डिवाइस है। सॉफ्टवेयर डिवाइस के अंदर जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एक्सेल आ गया, एजुकेशनल ऐप आ गया, एलएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना, तो ये है आपका एलएमएस। और उसके बाद इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में क्या है इसका देख लीजिए। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, मल्टीमीडिया में जो है एनिमेशन, ऑडियो, लेक्चर, ई बुक्स आ गया। एडवांटेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी के क्या एडवांटेज है ये हम इसको भी देख लेते हैं। मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग, लर्निंग को जो है इंटरेस्टिंग बनाता है और इजी करता है, इजीली एक्सेसिबल टू इन्फॉर्मेशन एंड एनी टाइम टू एनीवेयर। ये जो है इजी एक्सेसिबल है इन्फॉर्मेशन को, इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग थ्रू द ऑडियो। ये इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग को ऑडियो के थ्रू और ये सेव करता है टाइम को भी और एंड एफर्ट ऑफ द टीचर को। तो ये सब एडवांटेज है आईसीटी के। उसके बाद हेल्प करता है इन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन लेने में और डिस्टेंस एजुकेशन लेने में भी हेल्प करता है। इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना और बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इनहेंस क्रिएटिविटी को इनहेंस करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, तरह तरह के टीचिंग स्टाइल को भी सपोर्ट करता है आईसीटी। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। तो हाई कॉस्ट होता है डिवाइस को खरीदने में और इंटरनेट के लिए हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल लैक है अमंग टीचर और स्टूडेंट के अंदर, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ओवर डिपेंडेंट हो जाना एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर। हेल्थ प्रॉब्लम लाइक
आई स्ट्रेन्स एंड हेडेक, ये सब भी क्या है इसके डिसएडवांटेज है। डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया एंड गेम्स और जो सोशल मीडिया ये सब क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो भी हम हेल्प ले रहे हैं आईसीटी का, ये सब क्या डिस्ट्रैक्शन है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे पावर फेलियर एंड नेटवर्क इशू आ जाते हैं। उसके बाद हम आईसीटी को क्या कर रहे हैं, आईसीटी के टूल को जो है हम जो है फ्लो चार्ट में बताया आपको कि पावर पॉइंट्स हो गया, कैनवास हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, वीडियो क्लिप्स हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, एनिमेशंस हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है टूल्स है। तो टूल्स आपको जो है बनाना है फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में टूल्स को आपको बनाना है। सिंपोजियम, सिंपोजियम जो है, सिंपोजियम क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो सिंपोजियम इज ए स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्रोफेशनल मीटिंग वेयर एक्सपर्ट प्रेजेंट डिस्कस टॉपिक रिलेटेड टू स्पेसिफिक थीम। अब इसको एक एग्जांपल से बेहतर तरीके से आप समझो सिंपोजियम किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझ लो राउंड टेबल है, इसके इधर एक टेबल लगा, एक चेयर लगा हुआ है, 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 इधर एक चेयर लगा हुआ है, इधर एक चेयर लगा हुआ है, और इधर एक बहुत सारा, सॉरी इस पेन से बनाना, ये टेबल समझ लो, एक चेयर लगा हुआ, चेयर लगा हुआ, चेयर लगा हुआ, इधर चेयर लगा हुआ, इधर चेयर लगा हुआ, इधर भी चेयर लगा हुआ, इधर जो है एक बड़ा सा जो है कैमरा लगा हुआ है जो कि सभी को कैप्चर कर रहा है और लाइव टेलीकास्टिंग हो रहा है। किस पे? टीवी पे, लाइव टीवी पे चल रहा है। यहाँ पर जो बैठे वो एक्सपर्ट बैठे, ये भी एक्सपर्ट है, 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 और हर एक एक्सपर्ट जो है अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं सारे मेडिकल बैकग्राउंड से ही है, मतलब जो है एक्सपर्ट ही है। अब एक टॉपिक दे दिया गया है और सारे एक्सपर्ट जो है अपने अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। ऐसे नॉलेज को जो शेयर करना, इससे जो हम लर्न करते हैं, ये क्या है, इससे इस तरह से टीचिंग भी हुआ, एक तरह से टीचिंग में अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, तो इससे जो हम सीखते हैं वो कहलाता है सिंपोजियम। तो सिंपोजियम एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक और प्रोफेशनल मीटिंग है जहाँ पर वेयर एक्सपर्ट इज प्रेजेंट एंड डिस्कस टॉपिक रिलेटेड स्पेसिफिक थीम। नॉलेज शेयर होता है इसमें, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग होता है, प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाता है। सिंपोजियम के जो कंपोनेंट्स होता है इसको मैंने फ्लो चार्ट में दर्शाया है। मल्टी स्पीकर्स आएंगे, फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन होगा, टॉपिक सेंटर्ड होगा, टाइम लिमिटेड टॉक्स होगा। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसको भी देख लेते हैं। प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज, इंकरेज इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, इनहेंस प्रेजेंटेशन स्किल्स, सपोर्ट रिसर्च इनोवेशन, फैसिलिटेट्स नेटवर्किंग, ये सारे इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये जो है लिमिटेड इंटरेक्शन करवाता है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, ऑडियंस एंगेजमेंट, वेन्यूज रिक्वायरमेंट, एक्सपर्ट स्पीकर्स। अब हम इसको भी क्या कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट, इसको भी समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आईसीटी पढ़ा था, आईसीटी के अंदर हमने देखा था आईसीटी के डेफिनेशन, आईसीटी के टाइप, एडवांटेज ऑफ आईसीटी, डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी के टूल और सिंपोजियम। तो हमने आईसीटी को पढ़ा था, आईसीटी के डेफिनेशन को हमने देखा, आईसीटी के टाइप्स को हमने देखा, आईसीटी के टूल्स को हमने देखा, आईसीटी के एडवांटेज को हमने देखा, आईसीटी के डिसएडवांटेज को देखा, फिर हमने सिंपोजियम को देखा, इसके भी हमने डेफिनेशन को समझा, इसके कंपोनेंट्स को समझा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझा। अब हम ओवरऑल एक बार क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं सभी टॉपिक को जो जो हमने समझा था। सबसे पहले हमने एजुकेशन का हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, उसके बाद हमने डेफिनेशन बताया था एजुकेशन का प्लेटो के द्वारा, फिर हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया था, फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की हमने यहाँ पर बात की थी, जिसमें हमने शर्मा का जो डेफिनेशन भी दिया था आपको, ये हमारा पूरा हो गया था। उसके बाद हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोच के बारे में बताया, फिर आपको हार्डवेयर के बारे में बताया कि हार्डवेयर अप्रोच क्या होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है, सिस्टम अप्रोच क्या होता है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जिसमें कि हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए थे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप के ऊपर। फिर हमने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में बताया था आपको, जिसमें कि डेफिनेशन बुक फील्ड ने दिया था, पर्पस बताए इसके, पांच इसके प्रोसेस पॉइंट बताए थे मैंने, और फिर इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया था। फिर हमने जो है आपको कैरिकुलम के बारे में बताया, कैरिकुलम के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, कैरिकुलम के डेफिनेशन जो मोरे ने दिया था वो हमने बताया, टाइप्स ऑफ कैरिकुलम जिसके अंदर चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम आता है, टीचर सेंटर कैरिकुलम आता है, एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम आता है, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम आता है, हिडन कैरिकुलम आता है और सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम आता है। फिर हमने गाइडेंस के बारे में बताया, डेफिनेशन, टाइप्स, काउंसलिंग के बारे में बताया, डेफिनेशन, की पॉइंट्स, इंपोर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बताया, काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में बताया मैंने आपको, और फिर मैं लास्ट में आपको मैंने आईसीटी और फिर सिंपोजियम के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सचमुच मैंने मेहनत करके आपके लिए कुछ क्वालिटी कंटेंट लाया है, तो आप जो है इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं एनिमेशन और लोगों को जोड़कर मैं अच्छा बना सकूं वीडियो को। इसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर शेयर करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि एक जो छोटा यूट्यूबर भी जो है एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अगेन एंड थैंक यू।